नमस्कार। वीकली करंट अफेयर्स टारगेट विद अरुण सर करंट अफेयर्स इन हिंदी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की दक्षिणी पीठ ने केरल के वन विभाग को जंगल की आग को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने और राज्य में वनाग्नि और राष्ट्रीय कार्ययोजना को लागू करने के लिए 1 माह का समय दिया है। एनजीटी की पीठ द्वारा जारी आदेश के अनुसार वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों को लेकर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तिरुवनंतपुरम में प्रधान महावन संरक्षक और वन रक्षा बल के प्रमुख को निर्देश दिए हुए कुल 3 माह बीत चुके हैं, किंतु अब तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। ध्यातव्य हो कि इस वर्ष फरवरी माह में कोटमबथूर त्रिशूर में वनाग्नि के कारण 3 वन रक्षकों की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद एनजीटी ने आदेश पारित किया था कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी पर्यावरण संरक्षण तथा वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में संबंधित मामलों के विभाग एवं शीघ्र निपटाने के लिए हेतु गठित एक विशिष्ट निकाय है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी। एनजीटी के लिए किसी भी दाखिले मामले का 6 माह के भीतर निपटान करना अनिवार्य है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेगा। इस पहल के तहत संपूर्ण देश में एक मजबूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करने के प्रयास के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में इस प्रकार का एक सेंटर चिन्हित किया जाएगा। पहले चरण में मंत्रालय ने 8 राज्यों यथा कर्नाटक, ओडिशा, केरल और तेलंगाना तथा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में सरकारी स्वामित्व वाले ऐसे खेल सुविधा केंद्रों की पहचान की है, जिन्हें खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस पहल का प्रमुख उद्देश्य राज्यों में खेल सुविधाओं को मजबूत करना है। उल्लेखनीय है कि इन खेल सुविधा केंद्रों की पहचान एक सरकारी समिति द्वारा गहन विश्लेषण के बाद की गई है। इस प्रकार के केंद्रों में खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें इस तरह से प्रशिक्षित करने का कार्य किया जा सकेगा, जिससे वे सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं, विशेष रूप से ओलंपिक खेलों में देश के लिए पदक जीत सकें। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन केंद्रों का संचालन करेंगे और इनकी क्षमता बढ़ाकर इन्हें विश्व स्तरीय खेल सुविधा केंद्रों में बदलने का कार्य करेंगे। इन केंद्रों के प्रबंधन का उत्तरदायित्व भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर ही होगा। हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रसिद्ध बल्लेबाज मैट पूरे का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ध्यातव्य है कि मैट पूरे उस दौर में न्यूजीलैंड की टीम का हिस्सा थे जब टीम ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया था। मैट पूरे का जन्म 1 जून 1930 को हुआ था। मैट पूरे ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 13 मार्च 1953 को दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेला था। वहीं उन्होंने अपना अंतिम 6 जनवरी 1956 को भारत के विरुद्ध खेला था। मैट पूरे न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले 63वें खिलाड़ी थे। उल्लेखनीय है कि मैट पूरे ने अपने 23 वर्षीय लंबे कैरियर में मात्र 14 ही मैच खेले थे। चूंकि उस समय केवल टेस्ट ही खेला जाता था, इसलिए खिलाड़ियों को खेलने के लिए काफी कम समय मिलता था। मैट पूरे ने अपने संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में कुल 355 रन बनाए थे। वहीं इस दौरान उन्होंने एक गेंदबाज के तौर पर कुल 9 विकेट लिए थे। इसके अतिरिक्त मैट पूरे ने वर्ष 1950 से वर्ष 1956 तक कैडबरी के प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला था। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 रक्षा सेनाओं और अर्धसैनिक बलों के शहीदों के परिवारों को मिलने वाली वित्तीय सहायता में दुगुनी वृद्धि की है। नए नियमों के अनुसार यदि उत्तर प्रदेश से कोई भी सैनिक शहीद होता है तो राज्य सरकार उसके परिजनों को 50 लाख रुपए प्रदान करेगी, जो कि पहले 25 लाख रुपया था। नियमों के अनुसार यदि शहीद विवाहित है और उसकी माता पिता में से एक दोनों जीवित हैं तो शहीद की पत्नी और बच्चों को 35 लाख रुपए तथा माता पिता अथवा उनमें से जो भी जीवित है उसको 15 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। वहीं यदि माता पिता जीवित नहीं है तो संपूर्ण राशि पत्नी को दी जाएगी, जबकि यदि शहीद अविवाहित है तो 50 लाख रुपए की संपूर्ण राशि माता पिता को प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार भले ही यह निर्णय सैनिक के त्याग के समान नहीं है, किंतु इससे अर्धसैन्य बलों एवं सेना के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के मनोबल पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। एक अन्य निर्णय में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मिर्जापुर में एक केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने हेतु केंद्र सरकार को भूमि हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। केंद्रीय विद्यालय स्थापित होने से अर्धसैन्य बलों एवं सेना के अधिकारियों तथा कर्मचारियों समेत सभी सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। इस प्रस्ताव के तहत कुल 6.50 एकड़ भूमि हस्तांतरित की जाएगी।
अपनी क्षमता में तेजी से वृद्धि करने और राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस कोविड-19 के मामलों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए दिल्ली सरकार ने दक्षिणी दिल्ली में राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर को 10,000 बेड वाले विश्व के सबसे बड़े अस्थायी कोविड-19 फैसिलिटी सेंटर के रूप में निर्मित करने का निर्णय लिया है। इस कोविड-19 फैसिलिटी सेंटर में बेड बनाने के लिए कार्डबोर्ड का प्रयोग किया जाएगा। ध्यातव्य है कि कार्डबोर्ड पर कोरोना वायरस 24 घंटे से अधिक समय के लिए जीवित नहीं रह सकता है, जबकि किसी धातु, प्लास्टिक या लकड़ी पर यह वायरस 5 दिनों तक जीवित रह सकता है। इस कोविड-19 फैसिलिटी सेंटर में लगभग 400 डॉक्टर 2 पालियों में कार्य करेंगे। वहीं इसके अतिरिक्त तकरीबन 2 गुने सहायक कर्मी भी होंगे। एक अनुमान के अनुसार यह क्षेत्र तकरीबन 22 फुटबॉल मैदानों के समान है। ध्यातव्य है कि राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का प्रसार काफी तेजी से हो रहा है। ऐसे में हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले रोगियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना वायरस महामारी के कारण विभिन्न राज्यों से अपने गृह राज्य वापस आए प्रवासी श्रमिकों और गांव के लोगों को सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने एक व्यापक ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में इस अभियान की शुरुआत करेंगे। यह अभियान बिहार के खगड़िया जिले के ग्राम तेलिहार से लॉन्च किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए 6 राज्यों के 116 जिलों के सभी सार्वजनिक सेवा केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। उल्लेखनीय है कि भारत समेत विश्व के तमाम सरकारों द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन को एक उपाय के रूप में प्रयोग किया गया था। इस व्यवस्था लॉकडाउन के कारण देश में सभी प्रकार की आर्थिक तथा गैर आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से रुक गई थी, जिसके कारण दैनिक अथवा साप्ताहिक आधार पर मजदूरी प्राप्त करने वाले प्रयासियों के समक्ष आजीविका की एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। आजीविका की इस समस्या को देखते हुए देश भर के लाखों प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्य लौटने लगे, जिसके कारण गृह राज्य की सरकारों के समक्ष वापस लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को उपयुक्त रोजगार उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती बन गई। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान आई.एम. विजयन के नाम की सिफारिश की है। 90 के दशक में अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत करने वाले भारतीय स्ट्राइकर आई.एम. विजयन ने अपने संपूर्ण करियर के दौरान कुल 79 मैचों में 40 गोल किए थे। आई.एम. विजयन को वर्ष 2003 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके अतिरिक्त उन्हें वर्ष 1997 और 1999 इंडियन प्लेयर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आई.एम. विजयन ने वर्ष 2000 में वर्ष 2004 के बीच भारतीय फुटबॉल टीम का नेतृत्व किया था। पद्मश्री पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। वर्ष 1954 में स्थापित यह पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। इसकी घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। उल्लेखनीय है कि यह 8वीं बार है जब भारत का यूएनएससी के अस्थायी सदस्य का चयन किया गया है। भारत को इस सर्वोच्च संस्था में अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2021-22 के लिए चुना गया है। भारत के अतिरिक्त आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे को भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में चयनित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्राथमिक दायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने हेतु अनवरत प्रयास करना है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य होते हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र यूएन की अन्य संस्थाएं सदस्य राज्यों के लिए केवल सिफारिशें करती हैं और सदस्य राष्ट्र उन्हें मानने के लिए काफी हद तक बाध्य नहीं होते। ऐसे में केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास ही ऐसे निर्णय लेने की शक्ति है जो सदस्य राष्ट्रों पर अनिवार्य रूप से लागू होंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कुल 15 सदस्यों में मिलकर बनी होती है, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए किया जाता है। ध्यातव्य है कि भारत सदैव ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का पक्षधर रहा है और भारत का तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व की लगभग संपूर्ण आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। पर विडंबना है कि यूएनएससी जैसे संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण निकाय में केवल 5 ही अस्थायी सदस्य मौजूद हैं। हाल ही में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि के लिए सिडबी के
एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में शामिल करना है। समझौते की शर्तों के अनुसार सिडबी पीएम स्वनिधि योजना को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के मार्गदर्शन में लागू करेगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि की शुरुआत छोटे दुकानदारों और फेरी वाहनों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने की गई थी। इस योजना के तहत छोटे दुकानदार को 10,000 रुपये तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदकों को किसी प्रकार की जमानत या कोलेटरल की आवश्यकता नहीं होगी। इस योजना के तहत प्राप्त हुई पूंजी को चुकाने के लिए 1 वर्ष का समय दिया जाएगा। विक्रेता इस अवधि के दौरान मासिक किस्तों के माध्यम से ऋण का भुगतान कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया का शुभारंभ किया है। यह पहल आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत सरकार द्वारा की गई अनेक घोषणाओं की श्रृंखला का एक हिस्सा है। यह नीलामी प्रक्रिया कोयला मंत्रालय द्वारा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के सहयोग से की जा रहा है। कोयला खदानों के आवंटन के लिए 2 चरणों वाली इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। यह कदम कोयला खनन सेक्टर से संबंधित सुधारों और युवाओं के लिए लाखों रोजगार अवसरों की शुरुआत को भी दर्शाता है। कोयला भंडार की उपलब्धता के मामले में विश्व में 5वें स्थान पर होने के बावजूद भी भारत को कोयले का आयात करना पड़ता है। वर्तमान में भारत में प्रतिवर्ष स्थानीय कोयला उत्पादन लगभग 700 से 800 मिलियन टन है, जबकि प्रतिवर्ष औसतन लगभग 150 से 200 मिलियन टन कोयले का आयात किया जाता है। वर्ष 1973 में भारत में कोयले के राष्ट्रीयकरण के बाद वर्ष 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी। वर्तमान में देश के कुल कोयला उत्पादन में CIL की भागीदारी लगभग 82% है। कोरोना वायरस के मद्देनजर 2021 में आयोजित होने वाले 93 अकादमी पुरस्कारों अथवा ऑस्कर को 2 माह के लिए स्थगित कर दिया है। नई घोषणा के अनुसार अकादमी पुरस्कारों को 25 अप्रैल 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इससे पूर्व इन 93 अकादमी पुरस्कार का आयोजन 28 फरवरी 2021 को किया जाना था। उल्लेखनीय है कि यह चौथी बार है जब ऑस्कर स्थगित किया गया है। सर्वप्रथम वर्ष 1938 में लॉस एंजलिस में आई बाढ़ के बाद अकादमी पुरस्कारों को स्थगित किया गया था, जिसके बाद एक बार पुनः वर्ष 1968 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या के बाद और वर्ष 1981 में 40वें अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की हत्या के प्रयास के बाद ऑस्कर को स्थगित किया गया था। अकादमी पुरस्कार अथवा ऑस्कर कैलिफोर्निया स्थित एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार फिल्म उद्योग में तमाम उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। अकादमी पुरस्कार पहली बार वर्ष 1929 में प्रदान किए गए थे और विजेताओं को सोने की एक प्रतिमा प्रदान की गई थी, जिसे आमतौर पर ऑस्कर कहा जाता है। भारत के विरोध के बावजूद नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाल के नए मानचित्र को अपनी स्वीकृति दे दी है। राष्ट्रपति की इस मंजूरी के साथ ही नेपाल का नया मानचित्र अब नेपाल के संविधान का हिस्सा बन गया है। इससे पूर्व नेपाल की संसद के उच्च सदन और निचले सदन ने नेपाल के विवादी मानचित्र को अपनी मंजूरी दी थी। उल्लेखनीय है कि कुछ समय पूर्व नेपाल द्वारा आधिकारिक रूप से नेपाल की नवीन मानचित्र जारी किया गया था, जिसमें उत्तराखंड के काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा बताया गया था। नेपाल के अनुसार सुगौली संधि वर्ष 1816 के तहत काली नदी के पूर्व में अवस्थित सभी क्षेत्र जिनमें लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख शामिल है, नेपाल का अभिन्न अंग है। भारत इस क्षेत्र को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा मानता है। भारत ने नेपाल के नवीन मानचित्र को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि नेपाल के नए मानचित्र में देश के क्षेत्र का अनुचित रूप से विस्तार किया गया है, जो कि ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है। भारत के अनुसार नेपाल को कृतपूर्णतः एक पक्षीय और कूटनीतिक संवाद के माध्यम से शेष सीमा मुद्दों को हल करने के लिए द्विपक्षीय समझौते के विपरीत है।